नमस्ते। केमिस्ट्री की दुनिया में कई चीजें ऊपर से देखने पर एकदम शांत लगती हैं, बिल्कुल स्थिर। पर असल में आणविक स्तर पर वहां एक लगातार हलचल मची होती है। आज हम इसी छिपे हुए गतिशील संतुलन के रहस्य को उजागर करने वाले हैं। तो चलिए रासायनिक साम्यावस्था के इस दिलचस्प सिद्धांत में गहराई से उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एक साधारण से परिचय से, फिर देखेंगे कि भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं में साम्यावस्था क्या होती है। इसके बाद जानेंगे कि वो कौन से कारक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं, और आखिर में अम्ल और क्षारक की दुनिया में इसके इस्तेमाल को समझेंगे। ये सफर हमें इस सिद्धांत को पूरी तरह समझने में मदद करेगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये साम्यावस्था है क्या। और इसकी शुरुआत ना एक बहुत ही आसान से सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, पानी की एक बोतल है जिसका ढक्कन एकदम कस के बंद है। अब बाहर से देखने पर तो सब कुछ बिल्कुल ठहरा हुआ लगता है ना? पर क्या सच में ऐसा है? असल में उस बोतल के अंदर एक अदृश्य हलचल हो रही है। पानी के अणु वो लगातार भाप बन रहे हैं, इसे हम वाष्पन कहते हैं। और ठीक उसी वक्त जो भाप के अणु हैं वो वापस पानी बन रहे हैं, यानी संघनन हो रहा है। और जब ये दोनों काम, मतलब पानी का भाप बनना और भाप का पानी बनना, एक ही स्पीड से होने लगता है, तो हमें बाहर से कोई भी बदलाव नजर नहीं आता। बस यही है गतिशील संतुलन। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ याद रखनी है वो ये है कि साम्यावस्था का मतलब सब कुछ रुक जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक गतिशील अवस्था है जहाँ फॉरवर्ड और रिवर्स यानी आगे और पीछे जाने वाली प्रक्रियाओं की जो रफ्तार है वो बराबर हो जाती है। और इसीलिए अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में कोई फर्क नहीं दिखता, भले ही अणु अंदर ही अंदर लगातार एक रूप से दूसरे में बदलते रहते हैं। अब ये जो संतुलन का सिद्धांत है ना, ये सिर्फ केमिकल रिएक्शंस तक ही सीमित नहीं है। ये हमें भौतिक अवस्थाओं के बदलाव में भी साफ साफ दिखता है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। जैसे बर्फ का पिघलकर पानी बनना और उसी पानी का वापस जमकर बर्फ बन जाना, या फिर पानी का भाप बनना और भाप का वापस पानी में बदलना। ये सब भौतिक साम्यावस्था के बेहतरीन उदाहरण हैं। यहाँ दो अवस्थाओं के बीच एक संतुलन बन जाता है। हाँ, पर इस भौतिक साम्यावस्था के लिए कुछ शर्तें हैं। पहली, ये सिर्फ एक बंद सिस्टम में ही हो सकता है। दूसरी, जैसा हमने कहा, ये अवस्था गतिशील है पर फिर भी स्थिर लगती है। क्यों? क्योंकि विपरीत प्रक्रियाएं एक ही रफ्तार से हो रही हैं। और इसी वजह से सिस्टम के जितनी भी मापने लायक चीजें हैं, जैसे प्रेशर या डेंसिटी, वो सब स्थिर हो जाती हैं। अगर इस टेबल पर नजर डालें तो ये बात और साफ हो जाती है। देखिए, जब द्रव और वाष्प के बीच साम्यावस्था होती है तो वाष्प दाब स्थिर हो जाता है। उसी तरह ठोस और द्रव के बीच गलनांक स्थिर रहता है। मतलब हर भौतिक साम्यावस्था की अपनी एक खास पहचान है, एक स्थिर माप। तो भौतिक प्रक्रियाएं तो हमने समझ ली। अब चलिए रासायनिक अभिक्रियाओं की दुनिया में चलते हैं, जहां ये संतुलन का सिद्धांत और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल भौतिक प्रक्रियाओं की तरह ही रासायनिक साम्यावस्था में भी वही बेसिक नियम काम करता है। अगर अभिक्रिया की रफ्तार, यानी वो रिएक्शन जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनते हैं, वो प्रतीप अभिक्रिया की रफ्तार के बराबर हो जाती है, यानी जिसमें उत्पाद वापस अभिकारक में बदल जाते हैं, ये दोनों तरफ से एक बराबर स्पीड है जो एक स्थिर अवस्था बनाती है। लेकिन एक बात है, सारे रिएक्शंस एक जैसे नहीं होते। कुछ रिएक्शंस तो ऐसे होते हैं जो लगभग पूरे ही हो जाते हैं, कुछ में बहुत ही थोड़ा सा उत्पाद बनता है। और फिर आती है तीसरी कैटेगरी, जहां साम्यावस्था पर अभिकारक और उत्पाद दोनों अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होते हैं। और साम्यावस्था की स्टडी इन्हीं तीसरी तरह की अभिक्रियाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इस संतुलन को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम किसी रिएक्शन को अपनी मर्जी से किसी एक दिशा में धकेल सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसका राज छिपा है एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत में, और वो है ला शातिल्ये का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि जब साम्यावस्था में रखे किसी सिस्टम में आप कोई भी बदलाव करते हैं, जैसे तापमान, दबाव या सांद्रता में बदलाव, तो सिस्टम खुद को इस तरह एडजस्ट करेगा कि वो उस बदलाव के असर को कम कर सके। ये एक तरह से प्रकृति का सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है। इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, सिस्टम में कोई गड़बड़ी की जाती है। स्टेप 2, सिस्टम उस गड़बड़ी को कम करने के लिए शिफ्ट होता है। और स्टेप 3, एक नई साम्यावस्था बन जाती है। ये एक लगातार एडजस्टमेंट का प्रोसेस है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है अमोनिया का बनना। इस रिएक्शन में देखिए,
अगर आप दबाव बढ़ाते हैं तो साम्यावस्था उस तरफ शिफ्ट होगी जहां गैस के अणु कम हैं, यानी अमोनिया बनने की तरफ। लेकिन अगर आप तापमान बढ़ाते हैं तो क्योंकि ये एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, यानी इसमें गर्मी निकलती है, तो रिएक्शन उल्टी दिशा में चला जाएगा। और अगर आप बने हुए अमोनिया को सिस्टम से निकालते रहें तो सिस्टम और अमोनिया बनाने के लिए आगे की दिशा में भागता रहेगा। इंडस्ट्रीज में इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये संतुलन का प्रिंसिपल केमिस्ट्री के एक और बहुत ही जरूरी एरिया यानी अम्ल और क्षारक पर कैसे लागू होता है। अम्ल और क्षारक को डिफाइन करने के लिए कई थ्योरीज हैं। एक है आर्रेनियस की थ्योरी, जिसके हिसाब से अम्ल पानी में H+ आयन देते हैं और क्षारक OH- आयन। ये एक बहुत ज़रूरी कदम था, पर यह सिर्फ पानी वाले सॉल्यूशंस तक ही सीमित था। इसके बाद आई ब्रॉन्स्टेड-लोरी की थ्योरी, जो थोड़ी और जनरल है। इसने कहा कि अम्ल प्रोटॉन डोनर होते हैं और क्षारक प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये एक ज़्यादा बड़ी और बेहतर परिभाषा थी। अब कोई अम्ल या क्षारक कितना प्रबल है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो पानी में कितनी आसानी से आयन बना पाता है। और मज़े की बात यह है कि ये आयनन भी एक साम्यावस्था ही है। जो प्रबल अम्ल होते हैं वो तो लगभग पूरी तरह आयन में टूट जाते हैं, लेकिन जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो सिर्फ थोड़ा सा ही आयनित होते हैं और वहाँ अभिकारकों और आयनों के बीच एक संतुलन बना रहता है। तो साम्यावस्था की इस पूरी यात्रा से हमने क्या सीखा? चलिए जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, साम्यावस्था एक गतिशील संतुलन है, कोई रुकी हुई अवस्था नहीं। दूसरी बात, ये भौतिक और रासायनिक दोनों तरह की प्रक्रियाओं पर लागू होता है। तीसरी, ला शातेलिए का सिद्धांत हमें अभिक्रियाओं को समझने और कंट्रोल करने की ताकत देता है। और चौथी, अम्ल क्षारक का व्यवहार भी साम्यावस्था के नियमों से ही चलता है। और ये सिद्धांत सिर्फ किताबों की चीज नहीं है, ये हमारे चारों तरफ है। हमारे खून में हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, वहां से लेकर उर्वरकों के औद्योगिक उत्पादन तक हर जगह साम्यावस्था काम कर रही है। ये सचमुच प्रकृति और इंडस्ट्री की नींव में है। और आखिर में एक सवाल, केमिस्ट्री से हटकर सोचें तो जीवन में संतुलन का ये सिद्धांत और कहाँ-कहाँ लागू होता है? शायद अर्थशास्त्र में, पारिस्थितिकी में, या हो सकता है हमारी अपनी निजी जिंदगी में भी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है ना?